अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 5 की प्रीवियस की 2 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस के सेकंड वीडियो जो थी उसके अंदर हम फ्रूट फॉर्मेशन तक आ गए थे। अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बॉटनी का पार्ट है, उसके बाद फिर ज़ूलॉजी का पार्ट है ना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये हमने डिस्कस नहीं किया। हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया था कि जिसके अंदर सीड बन रहा था, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसका नाम था एपोमिक्सिस। अब सीड की बात नहीं कर रहे अब हम बात कर रहे हैं फ्रूट की विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है हमारे पास, ये पार्थेनोकार्पी कहलाता है। नॉर्मली क्या होता है, फ्रूट का बनना भी और सीड का बनना भी, इन दोनों के लिए फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़रूरी होती है। पहले होता ये है कि ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है सीड में, और फिर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर फ्रूट बन जाएगा लेकिन उसके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, पहला वाला स्टेप नहीं होगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोकार्पी। इसके अंदर जो फ्रूट्स बनते हैं उन्हें हम सीडलेस फ्रूट्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में बनाना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा पाइनएप्पल इसके अंदर आता है। इसके अलावा ऑरेंज की कुछ वैराइटीज़ आती हैं, लेमन की कुछ वैराइटीज़ आती हैं कि जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होती, और बिना सीड बने ओवरी जो है, आमतौर पे होता है ये कि सीड जब बन जाता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। लेकिन इसके अंदर वो केमिकल्स पहले ही रिलीज हो जाते हैं जो कन्वर्ट करवा देते हैं ओवरी को फ्रूट के अंदर, और सीड नहीं बनता। तो ये पार्थेनोकार्पी कहलाता है ना। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन जो है वो विंड के जरिए भी होती है और इंसेक्ट्स के जरिए भी होती है। तो जो पॉलन ग्रेन विंड के जरिए फैलने वाले हैं उनमें कुछ एडेप्टेशन हुई हैं, और जो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट्स के जरिए फैलने वाले हैं उनके प्लांट्स के अंदर कुछ जो है वो हमें एडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने पॉलन ग्रेन को स्प्रेड करते हैं विंड के जरिए या पानी के जरिए, जबकि दूसरे इंसेक्ट्स और एनिमल्स के जरिए स्प्रेड करते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर क्या एडेप्टेशन है, सबसे पहले उनमें देख लेते हैं जिनमें विंड और वाटर के जरिए पॉलिनेशन होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट किसको करना है? अट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट और एनिमल्स जो हैं वो इनके अंदर पॉलिनेशन नहीं करवाते। तो फ्लावर जो है वो नॉन अट्रैक्टिव होते हैं, अगली फ्लावर कह लें इन्हें। स्मॉल इन साइज होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, एंड दे डू नॉट बेयर एनी ओडर। ये दोनों चीज़ें जो हैं, तीनों चीज़ें वो पॉइंट्स हैं जो कि फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। और फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाना ही तब होता है जब किसी को आपने अट्रैक्ट करना हो, यानी इंसेक्ट को या एनिमल को। इसके बरक्स वो प्लांट्स के जिनमें इंसेक्ट्स के जरिए पॉलिनेशन होती है, उनके फ्लावर्स लार्ज इन साइज होते हैं, उनके फ्लावर्स ब्राइट कलर के होते हैं, पेटल्स या सेपल्स या ब्रैक्स जो हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, वो प्लांट जिनमें विंड और वाटर के जरिए होती है तो इनके अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो हाई क्वांटिटी में होते हैं। क्यों? क्योंकि विंड के जरिए जब होगी तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी गिर जाएंगे पॉलन ग्रेन जहाँ पे जो है वो प्लांट मौजूद नहीं होगा, तो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो इनमें हाई क्वांटिटी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन। इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं। जाहिर है हवा के जरिए फैलना है या वाटर के जरिए फैलना है तो इनके अंदर वेट इनका कम होना चाहिए, वरना जैसे ही हवा के ऊपर जाएंगे ये ज़मीन पे चले जाएंगे अगर इनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। दूसरा, इनके अंदर विंग्स होते हैं कुछ के अंदर जो कि पैराशूट की तरह वर्क करते हैं और इन्हें फ्लाइट के अंदर हेल्प करते हैं। लास्ट वन इज, इनको कुछ नेक्टर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नेक्टर जो है वो इंसेक्ट्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो चूँकि इनमें इंसेक्ट्स जरिए पॉलिनेशन नहीं होती इन प्लांट्स के अंदर, तो इन्हें नेक्टर की हाई क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं। जबकि जिन प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट्स के जरिए पॉलिनेशन होती है उनके फ्लावर बड़े होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें कोई स्टिकी सब्सटेंस होता है या हुक होते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स के पैर होते हैं उनके ऊपर ये चिपक जाते हैं। इनकी स्पेशल ऑर्डर होती है, स्मेल होती है इनकी स्पेशल, जो कि अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, एंड दे प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ नेक्टर, जो कि इंसेक्ट्स को फूड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल होती है ना। पॉलिनेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, अब सीड बन गया। सीड जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, वो देख लेते हैं। अच्छा, सीड्स जो हैं उन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं एज राइपेंड ओव्यूल, यानी पका हुआ ओव्यूल। ओव्यूल जो है जब पक गया, जब मैच्योर हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, ठीक है। या फिर जैसे हम कहते हैं कि ये फर्टिलाइज, या तो राइपेंड ओव्यूल कह लें या फर्टिलाइज ओव्यूल कह लें या डेवलप ओव्यूल कह लें, कि जिसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो सोने की हालत के अंदर है, सो रहा है, इनएक्टिव कंडीशन के अंदर है। अब सीड के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आउटर लेयर होती है जिसको हम सीड कोट का नाम देते हैं। ये इसके अंदर 2 लेयर्स हैं, एक को हम टेस्टा कहते हैं और एक को हम टैगमिन कहते हैं। एक आउटर कवरिंग है और एक इनर कवरिंग है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है जिसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एम्ब्रियो है जिसके कुछ पार्ट्स हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसका एक पार्ट जो है वो एपिकोटाइल होता है। एपिकोटाइल वो पार्ट होता है जो कि कॉटिलेडन के ऊपर होता है। कॉटिलेडन, ये जो आपको कवरिंग नज़र आ रही है, दिस वन,
ठीक है, ये जो आपको कवरिंग नज़र आ रही है ये कहीं ना कहीं इससे अटैच होती है, एम्ब्रियो से अटैच होती है। तो जहाँ पर ये अटैच होती है उससे ऊपर वाला पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एम्ब्रियो है, तो यहाँ पे कॉटिलेडन अटैच है, तो इससे ऊपर वाला पार्ट जो है ये एपिकोटाइल कहलाता है, इससे नीचे वाला पार्ट जो है ये हाइपोकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल का जो बिल्कुल एंड होता है इसको हम प्लोम्यूल कहते हैं, यहाँ से स्टेम निकलता है, शूट निकलती है। और जो हाइपोकोटाइल का एंड होता है इसको हम रेडिकल कहते हैं, यहाँ से रूट निकलती है। ठीक है, कॉटिलेडन ये एडिशनल कवरिंग होती है जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद, सीड्स के अंदर मौजूद होती है। कुछ प्लांट्स में ये सिंगल होता है, उन्हें मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स कहते हैं या मोनोकॉटिलिडनस सीड्स कहते हैं, और कुछ में ये डबल होती है, दो होती हैं। इसमें जो है ये दो हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि जैसे आप जो है वो कोट पहने हुए हों, ठीक है, सर्दियों के अंदर आप जो है वो कोट पहने हुए हों या जैकेट पहने हुए हों, तो वो जैकेट जो है वो आपकी वो सीड कोट हो गया, और उसके अंदर आपने जो शर्ट या टी शर्ट पहनी है वो आपका कॉटिलेडन हो जाता है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो कॉटिलेडन है, ये जो अंदर वाली कवरिंग है, ये ज़मीन से ऊपर आ जाती है, कुछ प्लांट्स के अंदर नीचे ही रह जाती है। जिनमें ज़मीन से ऊपर आ जाती है तो ये इनिशियल लीव्स जो है ना उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले लीव्स होते हैं वो यही बन जाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कॉटिलेडन हो गया। उसके बाद समटाइम्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमने बात की थी कि एंडोस्पर्म जो है ये स्टोर्ड फूड होती है। अच्छा, हर प्लांट के, हर सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, कुछ के अंदर एंडोस्पर्म भी होता है और कॉटिलेडन भी होता है, और कुछ के अंदर जो फूड है वो इसी कॉटिलेडन के अंदर ही जो है वो स्टोर हुई भी होती है, अलग से एंडोस्पर्म नहीं होता। अच्छा जी, अब आउटर वॉल जो है सीड कोट की वो किससे डेवलप होती है? तो हमने ओव्यूल के ऊपर कवरिंग्स पढ़ी थी जिनको हमने इंटेगुमेंट्स का नाम दिया था, तो वही इंटेगुमेंट्स जो है वो सीड कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। आउटर थिक लेयर है जिसको आप टेस्टा कहते हैं, और एक इनर थिन लेयर है जिसको आप टैगमिन का नाम देते हैं। एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है? आपको याद होगा, एक स्पर्म और एक ओवम जब मिले थे तो उससे जाइगोट बना था जो डिप्लॉइड था, उससे आगे जाकर एम्ब्रियो बनता है, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट से बनता है। इसका एक स्मॉल एक्सिस होता है जो कि दो कॉटिलेडन्स के दरमियान में होता है। इसका जो अपर एंड है वो प्लोम्यूल कहलाता है, यानी एम्ब्रियो का जो अपर एंड है वो प्लोम्यूल कहलाता है, जबकि लोअर एंड जो है उसे हम रेडिकल कहते हैं। प्लोम्यूल से मैंने बताया कि शूट निकलती है। जब जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन वो प्रोसेस है कि जिससे सीड से प्लांट निकलता है, तो जर्मिनेशन के दौरान प्लोम्यूल जो है वो शूट में डेवलप हो जाता है, जबकि जो रेडिकल है वो रूट के अंदर डेवलप हो जाता है। सीड के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैंने बताया एडिशनल कवरिंग के अंदर, वो कॉटिलेडन्स कहलाते हैं। या तो एक तरफ होंगे या दो होंगे, एक होगा या फिर दो होगा, और इन्हीं बेसिस के ऊपर सीड्स को क्लासिफाई किया जाता है मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के अंदर। जो एंडोस्पर्मिक सीड है, यानी जिनके अंदर एंडोस्पर्म भी मौजूद होता है, उसके अंदर कॉटिलेडन जो है वो थिन होता है और पेपर लाइक होता है, यानी जिसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, एंडोस्पर्म भी होगा और कॉटिलेडन भी होंगे। तो कॉटिलेडन इनका जो होता है वो थिन होगा और पेपर लाइक होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म अलग से मौजूद है। लेकिन बहुत सारे सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता, तो इसकी जो फूड है वो इसी कॉटिलेडन के अंदर, जो कोटिंग है, जो कवरिंग है, उसी के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, हाइलम जो है हमारे पास वो एक छोटा सा पॉइंट होता है जो सीड कोट के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे माइक्रोपाइल था। आपको याद होगा कि ओव्यूल जो था उसके अंदर एक ओपनिंग थी जिसको हमने माइक्रोपाइल का नाम दिया था, ये ओपनिंग। तो यही ओपनिंग जो है वो आगे जाकर हाइलम बनती है। सीड के अंदर जब आप सीड को ज़मीन में लगाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो पानी यहाँ से एंटर होता है और वो अंदर जाकर सीड को अंदर से बाहर की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से उसका कोट जो है वो सॉफ्ट होता है और प्लांट उससे निकल के बाहर आता है। अच्छा, मोनोकॉट सीड मैं बता चुका हूँ, वो सीड है कि जिसके अंदर एक सिंगल जो है आपके पास वो कॉटिलेडन मौजूद होता है, सिंगल कॉटिलेडन। अच्छा, मोनोकॉट, कुछ मोनोकॉट सीड्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो ओवरी की वॉल होती है वो सीड के ऊपर अटैच हो जाती है, उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प जो है ये आउटर लेयर बन जाती है जो कि राइपेंड ओवरी की वॉल होती है, तो ये फ्यूज हो जाती है परमानेंटली। यानी एक तो इसका सीड कोट है, ठीक है, ये सीड कोट है, इसके ऊपर ओवरी की जो वॉल थी, जिस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल मौजूद था, वो भी इसके ऊपर ही फ्यूज हो जाती है, तो उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। तो ये पेरिकार्प और सीड कोट जो है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मेज ग्रेन के अंदर होता है, जो भुट्टे का दाना होता है उसके अंदर, मकई जिसे कहते हैं उसके अंदर। इंटरनली अगर आप देखें तो मेज ग्रेन को हम डिवाइड करते हैं दो अनइक्वल पार्ट्स में, और उन दो अनइक्वल पार्ट्स के दरमियान एक थिन लेयर होती है सेल्स की, जिसको आप एपिथेलियम का नाम देते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक मेज का ग्रेन है, इसमें ये दरमियान में आपको लेयर नजर आ रही है सेल की,
ये जो दरमियान में लेयर नज़र आ रही है सेल की, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। इन्होंने डिवाइड किया इसे एक इस वाले पोर्शन के अंदर और एक इस वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। ये जो लार्जर पोर्शन है ये हमारे पास एंडोस्पर्म है। एक मिनट, ये जो लार्जर पोर्शन है हमारे पास ये एंडोस्पर्म है, ये स्टोर्ड फूड है हमारे पास, ठीक है। और ये जो स्मॉलर पोर्शन है हमारे पास, इसमें एम्ब्रियो मौजूद है। एम्ब्रियो के अंदर ये जो आपको नज़र आ रही है ये शील्ड शेप जो है एक स्ट्रक्चर, इसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। ये असल में इसका कॉटिलेडन है, जो कवरिंग, जो एडिशनल कवरिंग मौजूद होती है, तो ये इसका कॉटिलेडन है जो कि शील्ड की शेप का होता है, तो इसे हम स्क्यूटेलम का नाम देते हैं। तो लार्जर पोर्शन जो है वो एंडोस्पर्म है ये वाला, और स्मॉलर पोर्शन जो है वो एम्ब्रियो है। एम्ब्रियोनिक पार्ट के अंदर ही एक शील्ड शेप कॉटिलेडन मौजूद है, ये इसको हम स्क्यूटेलम का नाम देते हैं। बाकी ये जो है हमारे पास ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो के अंदर अगेन आपको ये प्लोम्यूल नज़र आ रहा है कि जहाँ से स्टेम निकलेगा, ये रेडिकल नज़र आ रहा है कि जहाँ से रूट निकलेगी। अच्छा, एक तरह की और इसके अंदर कवरिंग होती है। जो प्लोम्यूल है, ये जो प्लोम्यूल है इसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है, ये जो नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड कॉलियोप्टाइल। तो पी से प्लोम्यूल है और पी से इसके अंदर कॉलियोप्टाइल में पी आता है। और इसी तरह से एक कवरिंग रेडिकल के ऊपर होती है, एक शीट होती है असल में, जिसको हम कॉलियोराइजा कहते हैं। तो आर से रेडिकल है और आर से इसके अंदर कॉलियोराइजा है, ठीक है। तो प्लोम्यूल और रेडिकल जो है दे आर इनक्लोज, एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसको हम कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा कहते हैं। तो ये हमारे पास सीड का स्ट्रक्चर होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मैंने बताया ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर सीड जो है उसमें से जो डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है, जो स्लीपिंग एम्ब्रियो होता है, वो जागता है और फिर वो अपने आप को कन्वर्ट करता है यंग प्लांट के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन का नाम देते हैं। तो इसको हम कहते हैं सीड की जो डॉर्मेंसी है, सीड का जो सोने वाला वक्त है वो ब्रेक होता है। तो सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक होती है और जो सीड है वो अपने आप को यंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस जो है वो जर्मिनेशन कहलाता है। तो सीड डेवलप होता है सीडलिंग के अंदर। सीडलिंग असल में वो स्ट्रक्चर होता है जिससे अब प्लांट निकलने वाला है। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी होती हैं सीड जर्मिनेशन के लिए? तो सीड जर्मिनेशन के लिए आपको ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए होती हैं, जिसमें मॉइस्चर है, यानी वाटर का कंटेंट है, ऑक्सीजन है और टेम्परेचर है। अब रोल क्या है, क्यों चाहिए भाई वाटर या मॉइस्चर क्यों चाहिए? तो वाटर एक तो तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। वाटर जो है वो बेसिस होता है लाइफ का। सबसे पहला काम जो वाटर करता है वो अंदर वो बाहर से भी और अंदर जाके भी सीड कोड जो है उसको सॉफ्ट करता है। तो सीड कोड एक हार्ड कवरिंग है जो कि प्लांट को ग्रो होने नहीं दे रही। जब पानी अंदर जाता है तो अंदर से भी और ऊपर से भी इसको सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से सीड कोड आसानी से रिमूव हो जाता है। कॉटिलेडन जो है अंदर, जो कि एडिशनल लेयर होती है, और जो एंडोस्पर्म है, ये दोनों एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को बाय अ प्रोसेस जिसको हम इम्बाइबिशन कहते हैं। इम्बाइबिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके ये स्वेल अप हो जाते हैं। जब ये स्वेल अप हो जाते हैं तो अंदर से ये एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जो अगेन सीड कोड को रिमूव करने के काम आता है। अच्छा, इसके अलावा जो एम्ब्रियो है वो ग्रो होना शुरू होता है और जो एंजाइम्स हैं वो भी कुछ वाटर से एक्टिवेट होते हैं। और जो आपके पास स्टोर्ड फूड है, अब जो स्टोर्ड फूड है वो बड़ी बड़ी चेन्स की फॉर्म में होती है। उसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, जो एंजाइम इसको तोड़ के एक ग्लूकोज में कन्वर्ट करें ताकि सीड के अंदर जो सेल्स हैं वो उसे यूटिलाइज कर सके। तो ये काम एंजाइम करते हैं और ये एंजाइम्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम काम है कि जिसके अंदर वाटर जो है अपना रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन का क्या रोल है? तो ऑक्सीजन का तो बहुत आसान सा रोल है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो ऑक्सीजन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर काम आती है और इससे एटीपी फॉर्म होती है और एटीपी के बगैर कोई भी प्रोसेस आपका नहीं हो सकता। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एंजाइम जिसे हमने एक्टिवेट किया है, इसके अलावा और भी एंजाइम है जो कि सेल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो वो एक सर्टेन रेंज के अंदर टेम्परेचर की रेंज में अपना काम करते हैं। अगर वो टेम्परेचर रेंज उन्हें ना मिले तो वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे। तो 25 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस की जो है ये रेंज होती है कि जिसके अंदर मोस्टली एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेंगे एट ए टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री या फिर अबव 45। तो ये दो इन्होंने टेम्परेचर बता दिए। अगर आप 0 से नीचे टेम्परेचर के अंदर सीड को जर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे तो एंजाइम वर्क ही नहीं करेंगे और सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा। अबव 45 डिग्री भी एंजाइम की एक्टिविटी चूँकि डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन जो है वो रुक जाएगी। ना टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप के हमारे पास कॉमन जर्मिनेशन है। एक को हम एपीजीएल कहते हैं और एक को हम हाइपोजीएल कहते हैं। बहुत आसान है। एपी का मतलब होता है अबव, जीएल का मतलब होता है अर्थ। तो इसके अंदर कोई चीज़ जो है वो अर्थ के ऊपर आ रही है, यानी ये मिट्टी है तो कोई चीज़ मिट्टी के ऊपर आ रही है। और हाइपोजीएल के अंदर हाइपो का मतलब बिलो और अर्थ का मतलब जियो का मतलब अर्थ, तो इसमें वही चीज़ जो ऊपर आ रही थी इसके अंदर वो चीज़ मिट्टी के नीचे ही रहती है। तो वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ है कॉटिलेडन।
कॉटिलेडन जो कि सीड के अंदर एडिशनल कोट होता है, अगर तो वो कॉटिलेडन ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये टाइप ऑफ जर्मिनेशन क्या है, एपीजीएल है। तो ये वो टाइप की जर्मिनेशन है जिसमें सीड जो है वो सॉइल के ऊपर आ जाता है। सीड असल में नहीं आता, कॉटिलेडन आता है, तो वो जो है उसके ऊपर आ जाता है, ज़मीन के ऊपर। तो इस डायग्राम के अंदर आप अगर देखें तो ये आपने सीड लगाया, ठीक है, सीड कोट हट गया। अब जब सीड कोट हटा तो अंदर आपको ये लाइट ब्राउन कलर की कवरिंग नजर आ रही है, दीज आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स, ठीक है। ये सीड कोट ब्लैक कलर का था, ये हट गया, तो अब अंदर जो कॉटिलेडन है, तो अब वो कॉटिलेडन ज़मीन से ऊपर आ गया। और मैंने बताया था कि वो इनिशियल लीव्स बन जाते हैं, तो पहले लीव्स जो है ये कॉटिलेडन जो है वो बन जाते हैं। तो कॉटिलेडन चूँकि ज़मीन से ऊपर आ गया तो इस जर्मिनेशन को हम एपीजीएल कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर देखें, ये हमने सीड लगाया, ये इसकी कवरिंग हटी, ये कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन ज़मीन के नीचे ही है, इसको हम हाइपोजीएल जर्मिनेशन कहते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न बहुत आसान है। हमारे पास दो पार्ट्स थे, एक को हमने कहा था एपिकोटाइल और एक को हमने कहा था हाइपोकोटाइल, ठीक है। मान लें ये हमारे पास एम्ब्रियो है, ठीक है, और यहाँ पे कॉटिलेडन जो है वो अटैच है। तो इसके ऊपर वाला रीजन मैंने बताया था ये एपिकोटाइल है, और इसके नीचे वाला रीजन मैंने बताया था हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल का एंड जो है वो रेडिकल है और एपिकोटाइल का एंड जो है वो प्लोम्यूल है। प्लोम्यूल से निकलना है क्या, स्टेम, शूट निकलनी है, ठीक है, ये शूट निकलनी है, और जो रेडिकल है उससे निकलनी है क्या, रूट, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुने, जो एपीजीएल जर्मिनेशन है, एपीजीएल कहते हैं हम कि जिसके अंदर कॉटिलेडन जो है वो ऊपर आ जाता है। तो एपीजीएल जर्मिनेशन के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है किसकी, हाइपोकोटाइल की। अब देखेंगे उल्टा है, एपीजीएल है और हाइपोकोटाइल है। तो जब भी एपीजीएल जर्मिनेशन होगी यानी कॉटिलेडन ऊपर आएगा तो वो किसकी तेज़ी की ग्रोथ की वजह से आता है, वो हाइपोकोटाइल की तेज़ी की ग्रोथ की वजह से आता है। अब अगर यहाँ आप देखें तो इधर से कॉटिलेडन आपका अटैच है, ठीक है, इधर से यहाँ से कॉटिलेडन अटैच है, तो इसके नीचे वाला ये एरिया जो है ये सारा कौन सा है, ये हाइपोकोटाइल है। जब ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ना, तो आपका जो सीड है, ये जो कॉटिलेडन है वो बेंड होता है। ये जब फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है तो ये बेंड होके ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, ये बेंड हो रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, ये बेंड हो रहा है, और ये बेंड होके ऊपर की तरफ आ जाता है। तो बहुत तेज़ ग्रोथ हो रही है किसकी, हाइपोकोटाइल की। जबकि एपिकोटाइल जो है ये वाला पोर्शन, एपिकोटाइल जो है ये अभी तक इतना ग्रो नहीं हुआ। तो दोनों की ग्रोथ जो है उसके अंदर फ़र्क है, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई और एपिकोटाइल की ग्रोथ कम है। तो किसकी फास्ट ग्रोथ की वजह से एपीजीएल जर्मिनेशन होती है, हाइपोकोटाइल की फास्ट ग्रोथ की वजह से बेंडिंग होती है और उसकी वजह से कॉटिलेडन ऊपर आ जाता है। तो टाइप ऑफ जर्मिनेशन क्या कहलाएगी, टाइप ऑफ जर्मिनेशन एपीजीएल कहलाएगी, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल जो ग्रो करता है वो आर्च की फॉर्म में ग्रो करता है और इसके डाउनवर्ड प्रेशर की वजह से ये अपवर्ड मूव करता है, तो इस वजह से ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। हाइपोजीएल जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, आप देखें ये भी उल्टा है, हाइपोजीएल है तो किसकी तेज ग्रोथ होगी, एपिकोटाइल की। तो इसमें तेज ग्रोथ होती है एपिकोटाइल की। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसके अंदर ये एपिकोटाइल है और ये हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये देखें साइज देखें, एपिकोटाइल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हाइपोकोटाइल कम ग्रो कर रहा है। तो जब ये ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी तो इसका प्रेशर होगा नीचे की तरफ, और जब इसका प्रेशर नीचे की तरफ होगा तो ये स्ट्रेट ही रहेगा, और ये स्ट्रेट रहेगा तो कॉटिलेडन ज़मीन से नीचे रहेगा, जिसकी वजह से टाइप ऑफ जर्मिनेशन जो होगी वो हाइपोजीएल होगी, ठीक है। तो एपीजीएल के अंदर हाइपोकोटाइल की तेज़ ग्रोथ और हाइपोजीएल के अंदर एपिकोटाइल की तेज़ ग्रोथ होती है। इस कंडीशन में हाइपोकोटाइल इन द फॉर्म ऑफ आर्च ग्रो करता है, जबकि इसके अंदर जो है आर्च की फॉर्म में ग्रो नहीं करता है, स्ट्रेट ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से बेंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही और स्लो ग्रोथ हो रही है हाइपो की। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, एपीजीएल के अंदर क्या होता है, कॉटिलेडन जो है वो ऊपर आ गए। जब कॉटिलेडन ऊपर आ जाते हैं ना, तो मैंने बताया ये फर्स्ट लीफ बन जाते हैं, तो ये ग्रीन हो जाते हैं और ग्रीन होने के बाद ये फर्स्ट लीफ का काम करते हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद जब दूसरे लीव्स आ जाते हैं तो फिर ये ड्राई हो जाते हैं। जबकि इसके अंदर चूँकि कॉटिलेडन ज़मीन के नीचे रहते हैं तो फिर वो ग्रीन भी नहीं होते और वो लीव्स का काम भी नहीं करते, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो गई है इस चैप्टर की बॉटनी ख़त्म। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनिमल्स के अंदर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।